मैं बिलाल साहब के पास आऊंगा। इस बीच राशिद साहब भी जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। बिलाल साहब, तरह तरह के स्टेटमेंट्स आते हैं, खासतौर से भागवत जी तो आजकल हर हफ्ते उपदेश देते रहते हैं। आस्था चैनल बना हुआ है। एक जमाना था जब वो साल में एक बार आते थे, दशहरे पे अपना उपदेश देते थे, तो पूरे साल उनके लिए गाइडलाइंस का काम होता था कि भाई क्या कहा गया है। अब तो हर हफ्ते कोई ना कोई उनका प्रोवोकेटिव जो वाकयात है वो आते ही रहते हैं। उनको देख के बाकी लोग भी बोलना शुरू हो गए। अभी योगी आदित्यनाथ का एक वक्तव्य है जिसके ऊपर मैंने एपिसोड बनाया, जो कल सुबह आएगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड। किसी सभा को संबोधित करते हुए लखनऊ में, सिंधी सभा को, वो बोले कि अगर हम राम जन्मभूमि को वापस ले लिए तो हम सिंध को भी वापस ले लेंगे। अगर पीओके को वापस लेने की बात थी तो वो तो हमारे नक्शे में है, मैं मानता हूं उस बात को। लेकिन कोई व्यक्ति होगा ऐसे जो योगी आदित्यनाथ को समझाएगा कि आप दूसरे देश की संप्रभुता के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं? सिंध हमारा नहीं है, वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान एक रिकॉग्नाइज कंट्री है, भारत के द्वारा भी रिकॉग्नाइज कंट्री है, भारत की वहां एम्बेसी है। पीओके आप अपना दिखाते हैं नक्शे में तो इसलिए आप कह सकते हो बहुत बार, लेकिन आप सिंध के बारे में पहला ऐसा वाकयात निकल के आता है तो क्या हमारा विदेश मंत्रालय चुप रहता है, कुछ नहीं बात करता उसके ऊपर? ये बड़ा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है उनका। मैं आपको बताऊं कि हम सिंध भी वापस ले लेंगे। तो हिंदू कट्टरवादता जो खासतौर से आरएसएस की थ्योरी से निकलती है, वो जब सीमाओं को पार कर जाती है और दूसरे देशों की सीमाओं में प्रवेश कर जाती है, जो कि उनकी भी सॉवरेनिटी है, तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ये डीएनए की प्रॉब्लम है फिर तो। और ऐसे अनगिनत ऐसे उनके वाकयात आते हैं, भागवत के हैं, दत्तात्रेय होसबोले के हों और बाकियों के, लेकिन इनका रूट नहीं बदलता। मूल वही है जो गोलवलकर वाला है, बंच ऑफ थॉट्स वाला। कोई ये कहे कि इनकी केचुली बदल गई है, सर नहीं बदलती सर, डीएनए वही रहेगा इनका। लेकिन हाँ, मोदी से थोड़े खफा है कि शायद मोदी उनकी बात नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो किसी और रूप में जो उनको नुकसान ज्यादा कर रहा है आज की डेट में, फायदा कम कर रहा है। बिलाल साहब, पूरे परिदृश्य पे आपकी टिप्पणी। देखिए वोहरा साहब, मैं इस पूरे सिनेरियो को दूसरे दृष्टिकोण से देख रहा हूँ और कुछ और ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं ये सवाल एक आपके सामने ही खड़ा करना चाहता हूँ। देश के अंदर जब ट्रिपल तलाक का मामला आया तो क्या ये संघ की विचारधारा से इत्र था? देश के अंदर जब धारा 370 का मामला आया तो क्या ये संघ की विचारधारा से हटके था? देश के अंदर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आया तो ये क्या संघ की विचारधारा से हटा हुआ था? देश के अंदर जब राम मंदिर का मुद्दा आया तो क्या ये संघ की विचारधारा से अलग था? ये सारे वो मुद्दे थे जो संघ की विचारधारा के मूल में मौजूद थे। और क्या इन मुद्दों पर मोदी ने संघ के साथ कोई टकराव किया या इस संघ की मूल विचारधारा के मुद्दों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एग्जीक्यूट किया? ये सवाल मैं आप ही के सामने रखता हूँ। तो यकीनन जवाब यही आएगा, इन सभी मूल मुद्दों को जो वैचारिक रूप से संघ के मुद्दे थे, प्रधानमंत्री लागू ही करते हुए नजर आए, इनसे हटते हुए नजर नहीं आए। तो क्या वजह है कि आखिर संघ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग रिफ्ट की बात करते हैं? देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि मैं एक बहुत ही माइन्यूट एंगल पर इसको देख रहा हूं कि जब क्रेडिट लेने की बात आती है तो संघ भी उसी तरह कार्य करता है जिस तरह प्रधानमंत्री पर नरेंद्र मोदी एक्ट करते हैं। और जब डिसक्रेडिट की बात आती है तो संघ उस डिसक्रेडिट को अपनी छवि से नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि संघ के लिए उसकी छवि सबसे महत्वपूर्ण है और उस छवि के माध्यम से ही वो देश के अंदर एक स्थान बना पाया था। मौजूदा हालात में संघ की छवि कितनी अच्छी है या कितनी खराब है, ये एक डिबेट का विषय है। मैं एक और सवाल आपके सामने खड़ा करता हूं, आपसे मुराद देश के सामने, पैनलिस्ट के सामने मैं एक और सवाल खड़ा करता हूं। मैंने जितने भी संघ के पदाधिकारियों को देखा अपने जीवन के अंदर, हमेशा उनको सरल पाया, उनको बहुत ही सिंपल पाया। एक एक महीने तक वो एक एक बैग में एक पैंट शर्ट लेते हुए दूसरे राज्यों में काम करते हुए नजर आए। उनके पास एक ब्लेड और एक स्टिक हुआ करती थी, उससे वो जीवन व्यतीत करते थे।
वो खाना भी राज्यों के लोगों के यहाँ खाया करते थे, जो उनकी व्यवस्था जो उनको प्रदान हुआ करती। तो कभी मैंने संघ के पदाधिकारियों को पूंजी की तरफ ललायित नहीं होते देखा। लेकिन ऐसा क्या वजह है कि आज संघ के पदाधिकारी व्हाइट कॉलर और कलफ के कुर्ते पहनने लगे? क्या वजह है कि आज संघ के पदाधिकारी भी पैसे की तरफ दौड़ने लगे हैं? ऐसा क्या वजह है कि संघ के लोग भी आज मालदार होते नजर आ रहे हैं? जो राष्ट्र के लिए समर्पित लोग थे, जो जिनके साधारण जीवन से लोग प्रेरणा लिया करते थे, आज वो पूंजी की तरफ क्यों बढ़ते नजर आ रहे हैं? ये इस डिफरेंस को समझने की जरूरत है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सबको, जो प्रचारक संघ के लिए काम करते थे, आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रचारक हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां संघ की विचारधारा को सपोर्ट किया, वहीं संघ की इस पूरी व्यवस्था को अपने लिए भी एक्सप्लॉइट किया है। ये इस बात की बारीकी समझिए आप, कि जब आप प्रधानमंत्री डिलीवरी दे रहे हैं राजनीति के अंदर, उनके नाम पर जीत रहे हैं, तो क्या उनका हक नहीं होता कि वो भी इस पूरी व्यवस्था को एक्सप्लॉइट करें? इसलिए उन्होंने इस पूरे, देखिए, देश के अंदर जो व्यवस्था का निर्माण किया है, देश के अंदर जो विचारधारा का निर्माण किया है, देश के अंदर जो एक दृष्टिकोण रखा है, देश के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, जो नीतिगत फैसलों के रूप में संघ ने अपने बहुत ही सूझबूझ से लोगों को बिठाया है, उस ताकत का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने आप को मजबूत करने के लिए किया है। एक्सप्लॉइट कर लिया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघ की ताकत को, और इसीलिए आज भारतीय जनता पार्टी का एकीकरण उन्होंने मोदित्व में करा है, और मोदित्व में बदल के उन्होंने एक ब्रांड वैल्यू में पूरे देश के अंदर पॉलिटिकल सेटअप को हासिल किया है। यकीनन उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करी, लेकिन जब उन्होंने इसमें कामयाबी हासिल करी तो वो अपना अधिकार भी चाहते हैं, इंटरफेरेंस भी चाहते हैं हर मामले में। तो ये सारे के सारे मसले हमें जहन में रखने होंगे। अब आया देश के सवाल। तो देश जो चलता है वैचारिक दृष्टिकोण के माध्यम से आप जनता के बीच जनमत हासिल करते हैं, लेकिन जहां तक देश की समस्या है, देश चलता है आर्थिक नीतियों से। आपकी आर्थिक नीतियों पर क्या समझबूझ है, आप आर्थिक फैसले किस तरह से लेते हैं, आप आर्थिक दृष्टिकोण क्या रखते हैं, आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहे हैं, जो फैसले आपको लिए जाने थे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए, क्या उन फैसलों को आपने समझबूझ से लिया? यहां से डिफिसिट प्रॉब्लम शुरू हुई देश के सामने। यही अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों ने बेरोजगारी पैदा करी, इन्हीं अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों ने देश के अंदर आर्थिक मंदी को लागू किया, इन्हीं अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों ने देश के अंदर नोटबंदी कराई, इन्हीं अर्थव्यवस्था से जुड़े मसलों ने देश के अंदर जो आज रुपए की कीमत है वो हम सब लोगों के सामने है। इन्हीं देश अर्थव्यवस्था के चलते आज हम जिस तरह से कर्जदार हुए, इन्हीं निर्णयों की वजह से हुए। प्रधानमंत्री वैचारिक रूप से सफल है जो संघ की विचारधारा थी उसको एग्जीक्यूट करने में, लेकिन संघ का जो राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सरोकार को लेकर अपलिफ्टमेंट के जो एक आर्थिक दृष्टिकोण था, वो वहां पर कमजोर पड़ गए, वहां पर वो मात खा गए। तो देश आर्थिक नीतियों से चलता है, विचारधारा से नहीं चलता। विचारधारा के माध्यम से आप समाज को जोड़ते हैं, लेकिन देश की जो समस्याएं हैं उसके अंदर आर्थिक दृष्टिकोण जो होता है, जिन फैसलों को लेने की आपको समझबूझ होनी चाहिए थी, जो दृष्टिकोण होना चाहिए, जो फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए थी, वहां पर गलती हुई है, जिसकी वजह से आज ये समस्या आके खड़ी हो गई है। और जब समस्या आके खड़ी हो गई तो फिर मैंने जहां से आर्गुमेंट शुरू किया था क्रेडिट डिस्क्रेडिट का, तो संघ ने अपने आप को दूर कर लिया कि भाई हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे अपनी छवि प्यारी है। जब तक उसके नीतिगत फैसले हो रहे थे तो सब हमारी सहमति थी, आज डिस्ट्रक्शन हो गया तो संघ ने अपने आप को दूर कर लिया। तो संघ बहुत ही क्लेवर पॉलिटिक्स करता है, इसके समझना आसान नहीं है। जब प्रॉब्लम आके खड़े हो गए तो संघ ने अपने आप को दूर कर लिया, और जब तक पोजीशन में हर चीज पे कंट्रोल था तो हर चीज में संघ का हस्तक्षेप था। तो इस बारीकी को समझने की जरूरत है, और जिस तरह से संघ क्लेवर पॉलिटिक्स कर रहा है, उसी पॉलिटिकल सिस्टम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आते हैं। वो भी संघ को एक्सप्लॉइट कर रहे थे अपने मोदित्व के लिए, तो एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। सिचुएशन इस तरह देश के सामने खड़ी हो गई।